हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा और आज आपके लिए लेकर आया हूं न्यू सेंटर्स ऑफ पावर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और साथ में आपको मिलने वाले हैं बड़े अच्छे नोट्स भी। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू एंड आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और आप बहुत कुछ ऐसा सीख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर एक्चुअल में ये वर्ड यूज क्यों किए गए हैं, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि जब 1991 के बाद हम ये कह सकते हैं यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो चुका था और उस टाइम सभी के मन में यही चल रहा था कि अब पूरी दुनिया का क्या होने वाला है। तो उस टाइम कुछ ऐसी पावर थी जो उभर कर सामने आई, कुछ ऐसी कंट्रीज थी, जैसे हम बात कर सकते हैं यहाँ जो एंड ऑफ बाइपोलर स्ट्रक्चर हुआ 1991 में। तो ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर वो अमेरिका के डोमिनेंस को कम कर सकती थी। कौन सी वो पावर हो सकती है? तो यूरोपियन यूनियन, जैसे हम शॉर्ट में बोलेंगे ईयू, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान और इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना। उसके अलावा इंडिया, रशिया, नॉर्थ कोरिया और जापान। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर के अंदर हम गो थ्रू करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि आखिर ये कौन सी पावर है और इनकी पूरी स्टोरी क्या है। जैसे यूरोपियन यूनियन की देखिए, ये इसका जो फ्लैग है और आसियान का फ्लैग ये वाला है। इनकी रिलेटेड क्वेश्चन भी, और ये चाइना को सिंबलाइज कर रहा है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ये एक्चुअल में किस चीज का सिंबल है। तो यहां पर जो शुरुआत में हमें बताया गया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है 1945 में, तो यूरोप के जो लीडर्स हैं, यूरोपियन लीडर्स के मन में क्वेश्चन था कि यूरोप का क्या होगा, उसकी इकोनॉमी का क्या होगा। और जो डिस्ट्रक्शंस हुई है, जिस अजम्पशंस की या स्ट्रक्चर्स की जिसके ऊपर पूरी यूरोप की दाव पे लगी हुई थी साख, वो सारी की सारी अब जो है डाउन में जा चुकी थी। किसी के मन में ये नहीं आ रहा था कि होने आने वाले टाइम में क्या होगा। लेकिन फिर जो 1945 के यूरोप का इंटीग्रेशन हुआ, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, जैसे सपोज कुछ रशिया के पाले में आ गई और कुछ अमेरिका के पाले में आ गई। तो ये इंटीग्रेशन जो हुआ उसमें क्या क्या देखिए चेंजेस आते हैं। एक तो कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अमेरिका की जो फाइनेंशियल हेल्प करना ऐसी कंट्रीज को, मार्शल प्लान के तहत उनको हेल्प की गई और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर यूएस ने बना लिया अपना नेटो। ऐसी जो मार्शल प्लान में ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ओईईसी स्टैब्लिश हुआ 1948 में, और ताकि हेल्प की जा सके वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स की। और एक ऐसा फोरम तैयार किया गया जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को हेल्प करने वाला था, कहीं ना कहीं उन स्ट्रक्चर्स को हेल्प करने वाला था और साथ ही साथ उनको ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज के ऊपर भी कहीं ना कहीं हेल्प होने वाली थी। लेकिन ये सारा का सारा कब होता है? ये सारा होता है 1945 के बाद। फिर हम देखते हैं 1949 में पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए आती है द काउंसिल ऑफ यूरोप। अब इसके बाद जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज का, उसमें फिर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को भी ऐड कर लीजिए जो 1957 में आती है। इकोनॉमिक कम्युनिटी, इधर से पॉलिटिकल इंटीग्रेशन कैसे हेल्प किया, ये सारा आता है 1949 में, फिर 1957 में। अब यहां क्वेश्चन ये आता है, जो प्रोसेस हुई जिसमें एक पॉलिटिकल डायमेंशन था, यानी एक यूरोपियन पार्लियामेंट भी क्रिएट की जाए, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज हैं उसके अंडर आ जाएं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या था? जो सोवियत ब्लॉक का डिसइंटीग्रेशन हो जाना। क्योंकि देखिए, जब तक सोवियत यूनियन था 1991 तक था, तब तक किसी के मन में कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी यूरोप की कुछ ऐसी पावर थी जो इन सब चीजों के बारे में सोच रही थी और यही एक रीजन था जिसकी वजह से ऑफिशियली इसको 1992 में अनाउंस कर दिया जाता है कि यूरोपियन यूनियन अब आ चुका है। अब फाउंडेशन जो है वो किस चीज की रखी गई? एक कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी की। देखिए, यूरोपियन यूनियन में ये था अभी हमारी एक कॉमन जो है सिक्योरिटी या फॉरेन पॉलिसी होगी। इसके अलावा जस्टिस और होम अफेयर्स को लेकर हम कोऑपरेट करेंगे। साथ में हमारी एक सिंगल जो करेंसी होगी। यूरोपियन यूनियन जो है इकोनॉमिक यूनियन से स्टार्ट हुई, फिर पॉलिटिकल वन बनी और इसके अलावा इट हैज स्टार्टेड टू एक्ट एज ए नेशन स्टेट। नेशन स्टेट के तौर पे भी इसने काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी बहुत बड़ा ग्रुप इसने जो है अपने कंट्रोल में ले लिया। और जो अटेम्प्ट जो है इसलिए भी किए गए थे कि इनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। जैसे कि इसमें आपने देखा होगा कि इसमें एक टाइटैनिक की पिक्चर दिखा रखी है, जो एक्चुअल में इसीलिए दिखाई गई है कि वो एक अटेम्प्ट था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जो फेल हो गया, क्योंकि टाइटैनिक डूब चुका था लाइक। तो इट हैज इट्स ओन फ्लैग, एंथम, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी। ये सब चीजें यूरोपियन यूनियन की तरफ इशारा करती हैं। यानी जो यूरोपियन यूनियन जो है वो बेसिकली 1991 के बाद बनती है, ऑफिशियली 1992 में उसे अनाउंस कर दिया जाता है।
यूरोपियन यूनियन के कुछ कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी हैं। अब उसकी बात करें तो जैसे यूरोपियन यूनियन के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस हैं, और वो कैसे होगा। अब देखिए क्वेश्चन आपको पेपर में आता है, तो पहले हम यही देखेंगे कि इसका इकोनॉमिक पॉलिटिकल का अलग क्वेश्चन बन जाएगा, डिप्लोमेटिक या मिलिट्री का एक अलग बन जाएगा। तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्या है? ऐसा माना जाता है कि यूरोपियन यूनियन की जो जीडीपी है ना, वो बहुत जल्द बहुत बड़ी होने वाली है। ऑलमोस्ट देखो, जहां प्रोजेक्ट टू बी अबाउट 19.35 ट्रिलियन डॉलर्स इन 2024 में, और इसकी जो करेंसी है वो भी अमेरिका के डॉलर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है, इसके अलावा जो इसका वर्ल्ड ट्रेड में जो शेयर है वो यूएस से भी काफी ज्यादा हो चुका है, और इसी वजह से काफी इफेक्टिव है। जब भी कोई यूएस और चाइना के डिस्प्यूट्स होते हैं तो यूरोपियन यूनियन अपना जो इफेक्ट दिखाती है उसमें। इसकी इकोनॉमिक पावर की बात करें तो वो इसको इन्फ्लुएंस देती है ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर्स, जैसे वो एशिया में है या अफ्रीका में है, तो उसका इफेक्ट इसकी इकोनॉमिक पावर की वजह से वहां पर भी नजर आता है। इसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां भी इसका कंट्रीब्यूशन काफी बहुत है। इसके अलावा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस देख लेते हैं कि क्या इसने इन्फ्लुएंस किया है, किस तरीके से इसने इन्फ्लुएंस किया है। तो यहाँ देखिए, अगर वन मेंबर इसका जो फ्रांस है उसकी परमानेंट सीट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। यूरोपियन यूनियन में कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में है, और इट इनेबल्ड, इसी वजह से क्या होता है कि यूएस पॉलिसीज को भी, लाइक जो करंट यूएस पोजीशन ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पे इन्होंने अपने व्यू पॉइंट दिए। क्यों? क्योंकि इनके पास पावर थी। बहुत सारे मेंबर थे जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है, चाहे परमानेंट मेंबर की बात करें फ्रांस की या फिर हम बात करें नॉन परमानेंट मेंबर्स की। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन की डिप्लोमेसी है या इसकी जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स हैं या नेगोशिएशन जो बातचीत हुई है, जो भी बातचीत करते हैं, ये इस चीज में बिलीव करते हैं कि हमें किसी भी बात के लिए कोएर्शन या मिलिट्री फोर्स यूज नहीं करनी। तो ये डायलॉग की फॉर्म में काम करना चाहते हैं, और चाइना के साथ भी जो है अगर कोई इश्यू होता है तो उसका सोल्यूशन भी ऐसे करना चाहते हैं। उन ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट, इन चीजों को लेकर भी बात करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन की बात हो, तो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं, जो सब के सब, चाहे वो यूएस है चाहे वो चाइना है, दे आर नॉट वरीड एट ऑल। ये अपना जो है पक्ष वहां बिल्कुल सामने उनके रख देते हैं। अब बात करते हैं इसका मिलिट्री इन्फ्लुएंस। देखिए, मिलिट्री अगर देखें, मिलिट्री के पर्पज से तो यूरोपियन यूनियन की जो कंबाइंड आर्म फोर्सेज हैं वो सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में है। टोटल स्पेंडिंग कितना है इसका डिफेंस पे? सेकंड आफ्टर द यूएस है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का जो एक मेंबर है फ्रांस, उसका न्यूक्लियर आर्सेनल देख लीजिए कितना है, 335 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, इतना आर्सेनल है उनके पास। और यूरोपियन यूनियन की जो वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो इसका मतलब क्या है, यूरोपियन यूनियन का जो ये इफेक्ट है ये बहुत पावरफुल है। सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन है और इसके 4 पॉइंट यहाँ बने भी हुए हैं। तो मिलिट्री इन्फ्लुएंस मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं ऐसी क्या चीज है, इतना कुछ होने के बाद भी, इकोनॉमिकली भी देखें या पॉलिटिकली भी देखें और मिलिट्री के पर्पज से भी देखें, उसके बावजूद कुछ चीजें ऐसी जो इसकी लिमिट करती हैं पावर को इन मैटर्स ऑफ फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस। उसका रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? ये इंटरवीन कर सकता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एरियाज में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा है, हर कंट्री की, जो यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्री हैं, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसीज हैं। देखिए इसमें गिवन है फॉरेन रिलेशंस हैं, डिफेंस पॉलिसीज हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ थोड़ा सा ना खींचतान में रहते हैं वो। ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं टोनी ब्लेयर, वो अमेरिका के पार्टनर थे जब इराक इन्वेशन हुआ। यूरोपियन यूनियन के जो मेनी न्यूअर मेंबर्स हैं, दे मेड अप यूएस लेड कोलिशन ऑफ विलिंग, जबकि जो जर्मनी, फ्रांस, उन्होंने अमेरिका की पॉलिसी को अपोज किया था। तो देखो कुछ मेंबर जो यूरोपियन, क्योंकि पहले तो यहाँ ब्रिटेन का भी मेंशन कर रखा है, तो ब्रिटेन भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर था, 1920 में वो हट गया था। लेकिन हम कह सकते हैं कि आपस में भी कुछ कंट्रीज के व्यूज नहीं मिलते, जैसा कि यहाँ मेंशन किया, उनकी अपनी फॉरेन रिलेशन से डिफेंस पॉलिसीज हैं। ऐसी एक डीप सीटेड यूरोस्केप्टिसिज्म है। बहुत सारी कंट्रीज को इस बात को लेकर डाउट था कि पता नहीं यूरो चलेगा नहीं चलेगा, कैसे होगा। कुछ पार्ट्स हैं यूरोप के अंदर जो इसके इंटीग्रेशन एजेंडा का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम रही,
तो यूएस यानी फॉर एग्जांपल देखिए ब्रिटेन के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मार्गरेट थैचर, उन्होंने यूके को काफी टाइम तक बाहर रखा था यूरोपियन मार्केट से। डेनमार्क और स्वीडन ने भी रेजिस्ट की थी मास्ट्रिक्ट ट्रीटी और अडॉप्शन ऑफ यूरो। वो कहते थे कि हम इस ट्रीटी को साइन नहीं करना चाहते, या फिर ये कहें कि हम यूरो को अपनी करेंसी नहीं मानेंगे जो कॉमन यूरोपियन करेंसी है। तो दिस लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ यूरोपियन, यही एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो यूरोपियन यूनियन है वो कुछ एक मैटर्स में, चाहे फॉरेन रिलेशंस है या डिफेंस है, उसमें कहीं ना कहीं इसमें अड़चन आती ही आती है। अब बात करते हैं हम आसियान की। अब जैसे डिफरेंट है टॉपिक हमारा आसियान, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ जो कंट्रीज हैं जिनको फ्रीडम मिली, एशिया की ये कंट्री है, इन्होंने काफी प्रॉब्लम फेस की हैं, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हैं या पॉलिटिकल लेवल पे हैं, और रिपीटेड कॉलोनियलिज्म की वजह से, चाहे वो यूरोपियन या जापानीज के हाथों में। अब तो आफ्टर वॉर, यानी जो वॉर होती है ओवर, जब सब कंट्री फ्री हो जाती है, इनकी जो कुछ दूसरी प्रॉब्लम आती है, जैसे इंडिया के सामने भी प्रॉब्लम थी, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग है, यानी नेशन बिल्डिंग का, फिर रेवेजेस ऑफ गरीबी को कैसे दूर करे, इकोनॉमिक बैकवर्ड को कैसे बेटर करे, प्रेशर ताकि एक ग्रेट पावर की तरफ जाए या दूसरी की तरफ, क्योंकि कोल्ड वॉर टाइम पीरियड में इंडिया ने फिर नैम की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो दिस वाज द रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फॉर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इन थर्ड वर्ल्ड यूनिटी। जैसे बैंडन कॉन्फ्रेंस हुई, नॉन अलाइन मूवमेंट हुए, वो इनइफेक्टिव थे। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था कि जैसे इन्होंने ये सब के सब फॉर्म तो कर लिए, लेकिन उनमें कहीं भी कोऑपरेशन नहीं था, इंटरेक्शन नहीं था, जिसकी वजह से वो फ्लॉप हो जाते हैं। और इसी वजह से फिर आसियान को इस्टेब्लिश किया गया था, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब साउथ ईस्ट में कौन सी कंट्रीज आती हैं वो हम देख लेते हैं। 1967 में बना, 5 कंट्री आती हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड। और इन्होंने बैंकॉक डेक्लेरेशन, 1 मार्क के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, बैंकॉक डेक्लेरेशन साइन करके आई थी। इनकी ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ करना और उसी के थ्रू सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। यानी अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसियान की ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये पूरा आंसर आप लिख सकते हो। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में पॉइंट लिखे हुए हैं। और फिर इसके बाद देखिए, जैसे 5 कंट्री थी, फिर बाद में 5 कंट्री और ऐड हो गई, तो 5 + 5 10 हो जाती है। ब्रूनेई दरुसलम, वियतनाम, लाओ, पीडीआर, म्यांमार, बर्मा, यानी इसका जो नाम है कंबोडिया, इन्होंने आसियान की स्ट्रेंथ को कर दिया 10। आसियान यूरोपियन यूनियन की तरह सुपर नेशनल स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहता, इंस्टीट्यूशन नहीं बनना चाहता, लेकिन जो इन्होंने एक आसियान वे तैयार किया है। देखिए आसियान वे, एक 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, एक इनका इनफॉर्मल वे है इंटरेक्ट करने का, जिसमें नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट या कोऑपरेटिव वे से बात करेंगे। और इसका सबसे बड़ा जो फायदा क्या है? रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सोवेरेनिटी इज क्रिटिकल टू द फंक्शन ऑफ आसियान। कि हम ये नहीं चाहते कि कोई किसी की बाउंड्री की रिस्पेक्ट ना करे, नहीं, इसके अंदर इस चीज पे फोकस किया गया है कि हमें बाउंड्री की रिस्पेक्ट करनी ही करनी है या देनी ही देनी है। इसके अलावा जो इसके 3 पिलर हैं, यानी आसियान कम्युनिटी, जैसे हमने देखा उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या मिलिट्री के ऑब्जेक्टिव भी हमने देखे, उसके इफेक्ट भी देखे, इन्फ्लुएंस भी देखे। तो यहाँ इन्होंने भी 3 पिलर अपने बनाए हैं। जैसे बियॉन्ड इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर, इन 2003 आसियान बिल्कुल यूरोपियन यूनियन के रास्ते पे चल के उन्होंने इस्टेब्लिश किया आसियान कम्युनिटी, जिसमें 3 पिलर हैं, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी और आसियान सोशो कल्चर कम्युनिटी। ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन इसमें बन जाता है। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी की अलग से डेफिनेशन है। इनका मेन मोटिव क्या था कि जो आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, ये सिक्योरिटी कम्युनिटी की बात करें, वो कहते हैं कि इसमें आर्म रिबेलियन नहीं होना चाहिए, वॉर नहीं होनी चाहिए, बैठ के उसका जो बातचीत करके सॉल्यूशन होना चाहिए, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंस एंड सोवेरेन राइट्स होनी चाहिए। जो आसियान रीजनल फोरम है वो कब बना? 1994 में। और ये ऑर्गेनाइजेशन है दैट कैरीज आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। ये आपका सेपरेट 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। ये कब बना और इसका मेन मोटिव क्या है? कोऑर्डिनेशन करना ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। तो ये आपको माइंड में थोड़ा सा रखना है। इसके अलावा आसियान इकोनॉमिक एंड सोशो कल्चरल कम्युनिटी, जिसमें फ्री ट्रेड एरिया भी आता है। तो आसियान एक मेनली इकोनॉमिक एसोसिएशन है। इसकी इकोनॉमी जरूर स्मॉलर जरूर है, चाहे वो यूएस, यूरोपियन यूनियन या जापान की बात करें, लेकिन इट्स मूविंग फॉरवर्ड।
थोड़ा सा आगे बढ़ रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी के? एक कॉमन मार्केट क्रिएट करना, जो भी इसकी मेंबर कंट्री हैं उसमें प्रोडक्शन बेस होना चाहिए विद आसियान स्टेट्स, एंड सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसी एरिया में, उसी रीजन में होनी चाहिए। इसके अलावा जो आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी क्या इंप्रूव करना चाहती है? एग्जिस्टिंग आसियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, एक ऐसा सेटलमेंट मैकेनिज्म तैयार करना चाहते हैं जिसमें जो इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। और आसियान हैज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग ए फ्री ट्रेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज, एंड यूएस एंड चाइना ऑलरेडी इनके साथ कुछ ना कुछ अपने एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। और अब बात करते हैं आसियान का विजन 2020 क्या है। देखिए, आसियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका विजन 2020 कहता है कि जो आउटवर्ड लुकिंग रोल क्या होना चाहिए आसियान के लिए इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी में। इसका मतलब है आसियान किस चीज पे जो इनकरेज करता है? नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। ये कहता है कि देखो, हम बातचीत करके हल करेंगे, और इसीलिए बहुत सारे ऐसे मैटर भी हुए जहां इन्होंने इंटरवीन करके उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। जैसे इसमें आसियान हैज मीडिएटेड द एंड ऑफ कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट, ईस्ट तिमोर क्राइसिस, और इवन ये डिस्कस करने के लिए हर साल मिलते हैं ईस्ट एशियन कोऑपरेशन, यानी जो आपस में जितनी भी ईस्ट एशियन कंट्री हैं, इनकी मेंबर कंट्री हैं, ये हर साल अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए भी मिलते हैं। आसियान की इकोनॉमिक रेलेवेंस क्या है? एज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर देखें तो ग्रोइंग एशियन इकोनॉमी सच एज इंडिया एंड चाइना इज रियली ग्रेट। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर ईयर्स इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उस टाइम इंडिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, बट अब इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया 3 आसियान मेंबर के साथ, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ। अब आसियान इंडिया का एफटीए देख लीजिए, जो कब आया इफेक्ट में? ये आता है 2010 में। 2010 में इफेक्ट में आता है। और आसियान की जो स्ट्रेंथ है वो किस चीज में है? पॉलिसीज ऑफ इंटरेक्शन एंड कंसल्टेशन विद मेंबर स्टेट्स, कि इंटरेक्शन करें। देखिए, जब परिवार में आपस में बातचीत नहीं होती तो इसीलिए दूरियां बढ़ती हैं। ऐसी इनकी जो मेंबर स्टेट्स का एक फिलॉसफी रही है कि जब तक हम एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे, तो इसलिए उन्होंने इसी पे फोकस किया। और इट इज द ओनली रीजनल एसोसिएशन इन एशिया दैट प्रोवाइड्स ए पॉलिटिकल फोरम, जहां एशियन कंट्रीज और मेजर पावर्स दे कैन डिस्कस पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो ये बहुत बड़ी बात है आसियान कंट्रीज की जो मेंबर कंट्री हैं। ऐसी बात करते हैं इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना। चाइना के बारे में जान लेते हैं। चाइना का हम देखो बहुत कुछ जान चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन आज आपको बताता हूं कि इकोनॉमिक राइज कैसे हुआ। देखो, जब शुरुआत में चाइना की इकोनॉमिक सक्सेस कब से शुरू होती है? जब वहां रिफॉर्म स्टार्ट हुए 1978 में, और ऐसा माना जाता है कि यूएस को 2040 तक ये पीछे छोड़ देगा, इतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और इसकी जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है पूरे एरिया के में, पूरे रीजन में, वो इसको ड्राइवर ऑफ द ईस्ट एशियन ग्रोथ भी बनाती है। और इसकी जो पॉपुलेशन या लैंड मास या रिसोर्सेज हैं, ये रीजनल लोकेशन या पॉलिटिकल इसका इन्फ्लुएंस है, वो इसकी पावर को ऐड ऑन करते हैं। और अब देखते हैं 1949 में बना था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1949 में जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ, और इसकी इकोनॉमी जो है उस टाइम सोवियत मॉडल पर बेस्ड थी। कहने का मतलब क्या है? सोवियत यूनियन के ऊपर बेस्ड था। यानी इकोनॉमिक बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना उस टाइम उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा दूर रखा कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से। इसकी पास कोई और चॉइस नहीं थी बट टू फॉल बैक ऑन टू इट्स ओन रिसोर्सेज, यानी अपने ही रिसोर्सेज है उन्हीं के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा था इन्हें, और सोवियत एड या एडवाइस के ऊपर ये डिपेंड थे। शुरुआत की बात करें 1949 के बाद की, जो मॉडल है उसका मेन मोटिव क्या था? टू क्रिएट ए स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्री सेक्टर फ्रॉम कैपिटल एक्यूमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या है? इंडिया भी आपने देखा होगा एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता था शुरू में, लेकिन बाद में हमें इंडस्ट्री की तरफ जाना पड़ा। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना को देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए थे, पैसा चाहिए था ताकि वो टेक्नोलॉजी बाय कर सके या गुड्स बाय कर सके। सो इसलिए उन्होंने अपने इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट किया बाय डोमेस्टिक गुड्स, और यानी अपने प्रोडक्ट को बाहर भेजने के लिए। तो चाइना ने अपने रिसोर्सेज को यूज किया टू एस्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की फाउंडेशन रखने के लिए। यानी जरूरी नहीं है कि सब कुछ आता रहेगा, अपना एक्सपोर्ट भी उन्होंने बढ़ा दिया। और चाइना एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर, एजुकेशन एंड बेटर हेल्थ फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स। शुरू में चाइना ने कहा भी सबको हम देंगे। इकोनॉमिक इनकी ग्रीव होती है रिस्पेक्टिव 5 to 6% के ग्रोथ रेट पे, लेकिन पॉपुलेशन भी 2 to 3% के रेट पे चल रही है। तो इसके मतलब क्या है? जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ना, वो ज्यादा जो है एडवांटेज वाली नहीं थी, मींस सफिशिएंट नहीं थी इतने सरप्लस इंडस्ट्री के लिए हो सके। तो चाइना को सेम क्राइसिस फेस करना पड़ा जैसे यूएसएसआर में हुआ था। इसका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है बहुत स्लो था,
इंटरनेशनल ट्रेड बहुत मिनिमल था और पर कैपिटा इनकम भी वेरी लो थी। तो फिर आखिर चेंज कैसे आया, फिर चाइना ने ऐसा चेंज कैसे किया? जब 1970 में यहाँ की लीडरशिप ने कुछ मेजर पॉलिसी डिसीजन लिए, चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन आफ्टर एस्टैब्लिशिंग रिलेशंस विद द यूएस इन 1972। तो 1970 के बाद इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस जब एस्टैब्लिश किए, ऐसी जो प्रीमियर जो एन लाई है, उन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन के ऊपर फोकस किया। वो कौन सी है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। और वो कब की बात है? 1973। 1978 तक आते आते जो लीडर डेन चाओपिंग है, उन्होंने अनाउंस किया ओपन डोर पॉलिसी, या ये कहें कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो इंडिया में 1991 में आते हैं, यहाँ 1978 में आ चुका था। और जो पॉलिसी वाज टू जनरेट हायर प्रोडक्ट। तो हम जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 1978 में वहां के जो लीडर डेन चाओपिंग ने कुछ ओपन डोर पॉलिसी, यानी ये कह सकते हैं लिबरलाइजेशन को ओपन किया, और ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से जो बड़े लेवल पे चाइना में हुए। और इसका मेन मोटिव क्या था? हायर प्रोडक्टिविटी करना, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो ताकि इन्वेस्टमेंट की जा सके पैसे की, और साथ में अब्रॉड से टेक्नोलॉजी को लिया जा सके। अब बात करते हैं हम कुछ ऐसी जैसे चाइना की जो मार्केट इकोनॉमी है, जो चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही। जैसे चाइना ने इंट्रोड्यूस की अपनी मार्केट इकोनॉमी, और जो चाइना जो है वो ऐसे नहीं फॉलो करना चाहते थे जो कि शॉक थेरेपी आपने जैसे द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में पढ़ा कि रशिया ने सब कुछ प्राइवेट कर दिया ऑल ऑफ ए सडन, और इसी वजह से उनका सब कुछ सिस्टम बिगड़ गया। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले गए। जैसे प्राइवेटाइजेशन एग्रीकल्चर का हुआ 1982 में, फिर प्राइवेटाइजेशन हुआ इंडस्ट्री का 1998 में। ट्रेड बैरियर्स एलिमिनेट कर दिए गए, बहुत कम कर दिए गए, हटा दिए गए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर, एसईजेड्स बोलते हैं। तो वेयर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ताकि जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स आके पैसा लगाए। और साथ में चाइना में जो स्टेट प्लेड एंड कंटिन्यू टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेटिंग अप अ मार्केट इकोनॉमी। तो बहुत बड़ा रोल जो है वो अब स्टेट का था। स्टेट का मतलब क्या है कि मैक्सिमम चीजें स्टेट ने अपने हाथ में रखी थी, यानी वहां की सरकार ने अपने हाथों में रखी हुई थी। और जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी में जो एक स्टैग्नेशन आया हुआ था वो अब चेंज हो चुका था, एकदम से आगे बढ़ने लगा सब कुछ। और प्राइवेटाइजेशन एग्रीकल्चर का जब हुआ तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है और रूरल डेवलपमेंट भी होती है, उनकी इनकम भी बढ़ जाती है। और हाई पर्सनल सेविंग की वजह से जो रूरल इकोनॉमी है वो काफी हद तक बढ़ जाती है, और इसी वजह से फिर रूरल इंडस्ट्री भी डेवलप होती है। तो चाइनीज इकोनॉमी, चाहे हम इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की बात करें, वो काफी हद तक अब फास्ट रेट पे बढ़ रही है। और जो न्यू ट्रेडिंग लॉज है या क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, उसकी वजह से चाइना का फॉरेन ट्रेड भी काफी हद तक बढ़ा। इसके साथ चाइना जो है मोस्ट इंपोर्टेंट डेस्टिनेशन बन जाता है फॉरेन कंट्रीज के लिए। जो एमएनसीज हैं वो वहां आकर अपना व्यापार स्थापित करना चाहती हैं, और उन्होंने ऐसे किया। बड़ी बड़ी जो है कंट्रीज की जो कंपनी है उन्होंने वहां पैसा इन्वेस्ट किया। चाइना ने ज्वाइन किया डब्ल्यूटीओ को कब? 2001 में, जो कि एक इसका फर्दर स्टेप था, जिससे हम बोल सकते हैं कि चाइना की डेवलपमेंट का एक फर्दर स्टेप था। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं चाइनीज इकोनॉमी में। कहते हैं कि चाहे इतनी इकोनॉमी होने की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट थी वहां पर, और नियरली 100 मिलियन पीपल जो है जॉब ढूंढ रहे थे। फीमेल एम्प्लॉयमेंट और कंडीशन ऑफ वर्क जो है वो बहुत बुरी थी, जबकि 18 और 19 सेंचुरी के यूरोप की थी। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, करप्शन ऐसे इंक्रीज, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इसके अलावा अगर देखें, बिसाइड्स ए राइज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन रेजिडेंट्स और कोस्टल एंड इनलैंड प्रोविंसेस। तो यानी कुछ एरिया बहुत डेवलप हैं, कुछ एरिया बहुत कम डेवलप हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, तो एक वेरिएशन आपको नजर आएगा। इसके अलावा जो ऑनगोइंग इश्यूज हैं अदर कंट्री के साथ, तो रीजनली और ग्लोबली देखिए चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, लेकिन इसके जो इश्यूज है जापान, यूएस, आसियान और रशिया के साथ, उसकी वजह से इसकी हम कह सकते हैं कि इसकी इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से ना, इकोनॉमिक जो इसमें चेंजेस आए उसकी वजह से इश्यूज हो जाते हैं इन कंट्रीज के साथ, बेसिकली जापान, यूएस, आसियान और रशिया के साथ। और ऐसा उम्मीद किया जाता है कि कुछ चेंजेस आएंगे इसके रिलेशन के ताइवान के साथ। लेकिन ताइवान को ये मानता है कि देखिए मेरा ये पहले हिस्सा था ताइवान, लेकिन अब इसने एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश की है, तो उसको ये अपना ही पार्ट कंसीडर करता है और इसमें अपनी इकोनॉमी में इसको लेकर आना चाहता है। तो और ऐसा भी माना जाता है कि जो चाइना का राइज है उसकी वजह से जो आसियान इकोनॉमी
जो है 1997 में ना आसियान में एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो चाइना ने वहां बहुत सारा पैसा डोनेट किया। तो लोगों को बहुत सारा डर है कि कहीं चाइना बहुत हावी ना हो जाए, जैसे लोगों को पैसा देते जा रहे हैं। और इसका जो आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट या एड पॉलिसीज हैं लेटिन अमेरिका में और अफ्रीका में, वो भी सबको यही डर लगता है कि कहीं चाइना उसका कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ना उठा ले। अगर इंडिया चाइना रिलेशंस की बात करें तो पुरानी हिस्ट्री में देखें दोनों का जो है ना, जैसे वेस्टर्न इंपीरियलिज्म से पहले चाइना की लॉन्ग हिस्ट्री है डिनेस्टिक रूल की, जैसे मंगोलिया, कोरिया, पार्ट्स ऑफ इंडो चाइना और तिब्बत ने चाइना की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया। इधर से अगर इंडियन किंगडम्स की बात, यानी वेरियस किंगडम्स ने रूल किया, एम्पायर ने रूल किया इंडिया में, उन्होंने भी अपना इन्फ्लुएंस काफी हद तक बियॉन्ड देयर बॉर्डर रखा, एंड दिस इन्फ्लुएंस वाज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। जो रीजन्स हैं जहां इंडिया और चाइना दोनों की पावर थी, वो कभी ओवरलैप नहीं हुआ, यानी उन दोनों का कभी इंटरेक्शन नहीं हो पाया, पास्ट में भी नहीं हो पाया। तो इसलिए लिमिटेड पॉलिटिकल और कल्चरल इंटरेक्शन था बिटवीन द टू, यानी चाइना और इंडिया के बीच में। और इसका रिजल्ट क्या था कि दोनों कंट्री एक दूसरे के कल्चर को नहीं समझ पाई, लैंग्वेज को नहीं समझ पाई। इसलिए प्रेजेंट डे में भी इनको प्रॉब्लम आती है जब कोई फॉरेन पॉलिसी अपनी एस्टैब्लिश करनी होती है। लेकिन आफ्टर हम कह सकते हैं इंडिया और चाइना की इंडिपेंडेंस हुई फॉरेन पावर के बाद, यानी ये कह लीजिए कि इंडिया ने 1947 में इंडिपेंडेंस गेन की और चाइना ने भी जो है 1949 में जो जापानीज को अपनी यहाँ से भगा दिया, तो सबको लग रहा था कि हाँ दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे जो एशिया के अंदर जो है और डेवलपिंग वर्ल्ड है में एक अच्छा रोल प्ले करेंगे। और फॉर ए वाइल एक स्लोगन बड़ा फेमस था, हिंदी चीनी भाई भाई, इसका जो है एक पिक्चर भी, इस क्वेश्चन भी आता है। अब क्वेश्चन आता है कि इन दोनों के बीच में कहां प्रॉब्लम थी। एक तो बॉर्डर इश्यू था, दूसरा क्या था, जो चाइना ने टेक ओवर किया तिब्बत का 1950 में, उसकी वजह से जो इंडिया ने वहां के दलाई लामा को अपने यहाँ पे शरण दी, उसकी वजह से भी चाइना को काफी वो था। और इसके अलावा देखिए इंडिया चाइना जो है उनका बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है 1962 में ओवर टेरिटोरियल क्लेम इन अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन जो रीजन है लद्दाख का। ऐसी कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ रिजल्ट का, एक तो डिप्लोमेटिक रिलेशन दोनों कंट्री के थोड़े से खराब हो गए इसी वजह से दोनों कंट्री के। और कब तक रहे 1976, फिर चेंज कब आता है, जब वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप में चेंज आया, यानी 1970 के बाद चाइना की पॉलिसी जो है थोड़ी प्रैग्मेटिक हो जाती है और लेस आइडियोलॉजिकल हो जाती है। अब उनको लगा कि नहीं, हमें अगर इस्टेब्लिश रखना है अपने आप को तो हमें थोड़ा सा मतलब रिजिड कम होना पड़ेगा हमें। तो इट वाज प्रिपेयर टू पुट ऑफ पोज, यानी अपनी जो सेटलमेंट है कंटेंशियस इशू उसको सोल्व करना चाहते थे। और फिर इसीलिए ए सीरीज ऑफ टॉक टू रिजॉल्व बॉर्डर इश्यूज वो कब स्टार्ट होती है इंडिया के साथ 1981 में। कोल्ड वॉर का जब टाइम पीरियड ओवर होता है तो एक सिग्निफिकेंट चेंज आता है इंडिया चाइना रिलेशन में। दोनों जो हैं वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में देखा जाए राइजिंग पावर है, और इसी वजह से जो चेंजेस आते हैं, राजीव गांधी की विजिट कब होती है 1988 में, दिसंबर 1988 में। तो दोनों गवर्नमेंट ने काफी मेजर किए ताकि जो अपनी कॉन्फ्लिक्ट वाले इश्यूज हैं उनको दूर किया जा सके, और इन्होंने काफी एग्रीमेंट साइन की कल्चरल एक्सचेंजेस के और कोऑपरेशन के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साथ में 4 अपने बॉर्डर पोस्ट ओपन कर दिए ट्रेड को लेकर भी, चलो व्यापार भी होगा। तो विच इंडिया चाइना ट्रेड ग्रोइंग एट 33% पर ईयर जो है नहीं सिंस 1999। तो डे बाय डे बड़ा ही है, ऐसा नहीं है। अब देखो 1992 के बाद देखें, अगर ये था 338 मिलियन था, तो हम कहते हैं 33% का भी इसके बाद जो है इजाफा हुआ। ऐसी 84 बिलियन का हुआ 2017 में। तो हम कह सकते हैं कि चाइना इंडिया के रिलेशन जैसे भी रहे हों, लेकिन ट्रेड फिर भी होता रहा है। और इंडिया की जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ 1998 में, तो इंडिया ने कहा भी देखो हम तो चाइना से खतरा है, लेकिन उसके बावजूद चाइना इस चीज को एक्सेप्ट करता रहा, और बाद में भी इनकी बातें होती रही, मींस एक दूसरे से इंटरेक्शन करते रहे। और चाइना का पाकिस्तान को सपोर्ट करना भी उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में, और या फिर उसकी जो पाकिस्तान की कहीं ना कहीं हेल्प करना, और उधर से चाइना का मिलिट्री रिलेशन रखना बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भी कुछ हद तक इंडिया को थोड़ा सा लगता है कि सेफ नहीं है। इधर से देखिए, अगर दोनों के टॉक भी होती रहती है अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने में। इंडिया चाइनीज लीडर्स और ऑफिशियल्स जो हैं अक्सर बीजिंग में भी गए और न्यू दिल्ली में उनके लीडर भी आए, तो मीन्स होता रहा है। रिसेंटली क्या है, इन दोनों कंट्री के रिलेशन थोड़े से बॉर्डर इश्यूज को लेकर खराब है, जैसे चाइना पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर और चाइना की सपोर्ट जो पाकिस्तान को करना यूएन में, वो इंडिया को मंजूर नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है, जैसे जापान का देखते हैं, जो फेमस इस चीज के लिए हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, ये इसकी प्रोडक्ट है। और
नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है, बाहर से रॉ मटेरियल आता है, फिर भी देखो इसकी जो प्रोग्रेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखने वाली है। और मेंबर कब बनता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, ओईसीडी का 1964 में। ओईसीडी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 2017 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, ओनली एशियन मेंबर ऑफ G7 हो जाता है, 11th मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। पॉइंट्स में मैंने लिखा हुआ है, और अकेला ऐसा नेशन दैट सफर द डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय न्यूक्लियर बॉम्ब्स। सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द रेगुलर बजट ऑफ द यूएन है, और ऑलमोस्ट 10% जो है ना अपने टोटल का ये बजट में देता है। इसके अलावा इसकी सिक्योरिटी अलायंस है यूएस के साथ 1951 के बाद। और साथ में जो आर्टिकल 9 है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन को, जो जापानीज पीपल है दे forever renounce war as a sovereign right of the nation and threat of the use of force as a means of settling international disputes। चाहे हम ये कह सकते हैं कि जापान की मिलिट्री एक्सपेंडिचर 1% है इसकी जीडीपी का, फिर भी जो है 7 लार्जेस्ट है अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें। साउथ कोरिया देखते हैं, कोरियन जो पेनिनसुला है वो डिवाइड हो जाता है साउथ कोरिया में, मींस रिपब्लिक ऑफ कोरिया, एंड नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 along with 38 पैरेलल। जो कोरियन वॉर ड्यूरिंग 1953 के बीच में, उसकी वजह से इन दोनों के बीच में राइवलरी, दुश्मनी काफी बढ़ जाती है, और बोथ कोरिया जो मेंबर बनते हैं यूएन का 17 सितंबर 1991 में, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। साउथ कोरिया इमर्ज्ड एज ए सेंटर ऑफ पावर इन एशिया। अब 1960 टू 80 के बीच में जो है इसकी डेवलपमेंट काफी होती है इकोनॉमिकली, और साथ में इसी डेवलपमेंट की वजह से इसको मिरेकल ऑन द हैन रिवर भी कहा जाता है। यानी सिग्नल किस चीज का है, ये किस चीज को सिग्नल करता है, इस ऑल राउंड डेवलपमेंट। साउथ कोरिया बिकेम ए मेंबर ऑफ द ओईसीडी, अभी हमने इसकी डेफिनेशन पीछे पढ़ी थी, इन 1996 में, और 2017 में इसकी इकोनॉमी कितनी है, 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, और इसकी जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो 10th लार्जेस्ट है। अब साउथ कोरिया के ही एक दो चीजें, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखिए 2016 में जो पब्लिश हुई, इसका जो एचडीआई रैंक कितना है, 18 है। द मेजर फैक्टर फॉर इस हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूड, एक तो सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स, रूरल डेवलपमेंट है, एक्सटेंसिव ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, और साथ में रैपिड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कुछ एक ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से साउथ कोरिया ने बहुत ज्यादा और बहुत फास्ट ग्रो किया है। कुछ अदर फैक्टर्स है जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन या स्ट्रॉन्ग रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज, और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस इन गवर्नेंस। साउथ कोरियन ब्रांड जैसे सैमसंग, एलजी, ह्यूंडई ये काफी फेमस है इंडिया में, और न्यूमरस एग्रीमेंट्स इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में साइन किए गए जो यहाँ के कल्चरल और कमर्शियल लिंक को हाईलाइट कर देते हैं। अब साउथ कोरिया के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा, यस वो है इजराइल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन है 21st सेंचुरी का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इंटेलिजेंस को लेकर इजराइल जो है काफी हाइट तक पहुंच चुका है अपनी ग्लोबल पॉलिटिकल स्टैंडिंग में, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इनडोमिटेबल डिफेंस प्रोग्रेस की वजह से, या फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। और डिस्पाइट ऑफ इट्स लोकेशन इन मिडल ऑफ द, अब देखिए जो बर्निंग पॉलिटिक्स है वेस्ट एशियन कंट्री की, वहां पर भी इजराइल ने अपने आप को सर्वाइव करके रखा है, नॉट ओनली सर्वाइव बट बहुत डेवलप किया है। तो इकोनॉमिक मॉडल क्या है इजराइल का, वेल डेवलप्ड है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, और यूएस के बाद अगर ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप एंटरप्राइजेस वाली कंट्री है। और इसका जो टॉप एक्सपोर्ट्स वो कौन से हैं, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं अभी, जो कट डायमंड है, हाई टेक इक्विपमेंट और फार्मास्यूटिक्स हो गए, लेकिन क्रूड ऑयल, फूड स्टफ्स और रॉ मटेरियल एंड मिलिट्री इक्विपमेंट वो चीजें हैं जो ये इंपोर्ट करता है। इसके अलावा इंडिया की बात करें, ये भी 21st सेंचुरी में ग्लोबल लेवल पे अपनी पहचान बनाई है, जो इसकी जो पॉपुलेशन 145 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। इकोनॉमिकली कल्चरल स्ट्रेटेजिक पोजीशन कंट्री की बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इसकी इकोनॉमी की बात करें तो 2024-25 के टाइम में ये इनका टारगेट है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इनका जो है टारगेट है, और कॉम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट है। इसके अलावा जो इसमें इतनी पॉपुलेशन है, इतने वेरिएशन है, उसके बावजूद इंडिया अपने आप को बहुत आगे तक लेके आया, और खास करके जो प्रोजेक्ट लाइक मेक इन इंडिया सेट्स अनदर माइलस्टोन इन इंडियाज इकोनॉमिक। तो देयरफॉर ये कुछ एक ऐसे चेंजेस हैं जहां इंडिया की पोजीशन देखने में आती है। ऐसी जो रशिया है, लार्ज पार्ट ऑफ यूएसएसआर इमर्ज्ड ए स्ट्रॉन्ग सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। After the dissolution of the Soviet Union in 1991, Russia emerged a powerful country in the global politics, global world, as it has vast resolve। अब देखिए इसके सबसे बड़ा रीजन क्या है, एक तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, P5 का मेंबर है, और इसके अलावा जो यहाँ जो रिसोर्सेज है, मिनरल्स और गैसेज हैं, उसकी वजह से इसकी इकोनॉमी, ये देखिए यहाँ भी मेंशन किया गया है, ऑयल एंड नेचुरल गैस है।
और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वर्ल्ड की 11 लार्जेस्ट इकोनॉमी है बाय नॉमिनल जीडीपी, और वर्ल्ड की 6 लार्जेस्ट इकोनॉमी है बाय परचेजिंग पावर पैरिटी। तो इस तरह ये सारे के सारे टॉपिक मैंने आपको दिए हैं। तो आई होप सो दिस एक्सप्लेनेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू लॉट। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।